इंजीनियर्स, नाइक्विस्ट प्लॉट हम लोग ख़त्म कर चुके थे और कंट्रोल सिस्टम में जो स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के जो मेथड्स हैं उसमें सबसे लास्ट में है बोडे प्लॉट। स्टेबिलिटी पता करने का हम लोगों ने कई सारा तरीका सीखा, राउथरविट्ज से लेकर के फिर रूट लोकस, फिर पोलर, नाइक्विस्ट और उसके बाद ये बोडे प्लॉट है। ये भी एक इनडायरेक्ट मेथड ही है। इनडायरेक्ट मेथड मतलब जो हमने रूट लोकस में देखा या नाइक्विस्ट या पोलर में देखा कि क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम की स्टेबिलिटी को पता करने के लिए हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब GSHS से ही स्टार्ट करते हैं और उसी से हम लोग क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम की भी स्टेबिलिटी बता देते हैं। जैसे लास्ट में आपने देखा नाइक्विस्ट में कि हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड यानी मॉड जी ओमेगा एच जी ओमेगा और फेज यानी एंगल जी जी ओमेगा एच जी ओमेगा, इन दोनों की वैल्यूज निकालते थे और निकाल करके उसको एस्प्लेन पे प्लॉट करते थे और वहां से फिर हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में प्रिडिक्शन करते थे। और नाइक्विस्ट में तो हमने गेन मार्जिन और फेज मार्जिन भी निकाला, जिससे कि पता चला कि कितने एक्सटेंट तक या कितने टाइम्स गेन को और बढ़ाया जा सकता है जब तक कि सिस्टम अनस्टेबल ना हो जाए, है ना, मतलब कि कितने टाइम्स बढ़ाया जा सकता है जो गेन मार्जिन से हमने समझा। तो देखिए बोडे प्लॉट भी, इसका भी काम वही है, सिस्टम की स्टेबिलिटी को पता करना, लेकिन इसमें पिछले मेथड से ऑब्वियसली कुछ इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए और इंप्रूवमेंट्स है। HW बोडे, उन्होंने इस पूरे मेथड को डिस्कवर किया, ला करके दिया लोगों को, और ये मेथड का भी बेसिक वही है, स्टेबिलिटी पता करना। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि आप थोड़ा अगर ध्यान दो आपके कि नाइक्विस्ट प्लॉट में जब हम लोग अलग अलग ओमेगा पे मैग्नीट्यूड और फेज निकालते थे और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, 0 पे निकाल लिए, ओमेगा इक्वल टू 0 पर क्या होगा, 1 पे क्या होगा, 10 पे क्या होगा, 100 पे क्या होगा, फिर इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये सब निकाल देते थे और उसके बाद उसको फ्री हैंड मिला देते थे, है ना, फ्री हैंड मिला दिया। फ्री हैंड मिलाने से और स्टेबिलिटी के बारे में तो पता चल जाता है, लेकिन एग्जैक्टली किस फ्रीक्वेंसी पर क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या एंगल होगा, ये ग्राफ देख के नहीं बता सकते क्योंकि वो फ्री हैंड मिला हुआ है। आप एक अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, है ना। एग्जैक्ट के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस फ्रीक्वेंसी को मैग्नीट्यूड वाला जो जी ओमेगा एच ओमेगा उसमें डालना पड़ेगा तो एग्जैक्ट निकलेगा। सिमिलरली फेज भी एग्जैक्ट वैसे निकलेगा, लेकिन ग्राफ देख करके आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो HW बोडे ने इस बोडे प्लॉट में सबसे पहले तो ये चेंज किया कि जो ग्राफ बनेगा इसमें वो कर्व नहीं बनेगा, वो लीनियर बनेगा, लीनियर। और लीनियर ग्राफ जब बनेगा जिसका कि एक पार्टिकुलर स्लोप होगा, तो उसके स्लोप को देख करके, उस ग्राफ के स्लोप को देख करके और उसकी इनिशियल वैल्यूज वगैरह को देख करके आप किसी भी फ्रीक्वेंसी पर क्या मैग्नीट्यूड होगा और क्या फेज होगा या बता सकते हैं। इट इज ऑल्सो नॉट 100% एक्यूरेट बट मोर इजियर टू फाइंड देन नाइक्विस्ट और एनी अदर मेथड। तो एक इंप्रूवमेंट तो इसमें इन्होंने ये किया कि ग्राफ को कर्व नेचर न देकर के लीनियर का नेचर दिया। कैसे, वी विल सी। दूसरा एक और जो चेंज है वो ये है कि बहुत ही लार्ज फ्रीक्वेंसी के रेंज, है ना, बहुत ही लार्ज फ्रीक्वेंसी के रेंज, किसके फ्रीक्वेंसी, बहुत ही लार्ज फ्रीक्वेंसी के रेंज के लिए जो मैग्नीट्यूड और फेज होगा उसको उन्होंने दिखाया, बहुत ही लार्ज फ्रीक्वेंसी के रेंज को, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने यूज किया, जैसे कि जो भी नाइक्विस्ट प्लॉट था या रूट लोकस था, ये हम लोग सिंपल प्लेन ऑफ पेपर पे बना लेते थे या सिंपल ग्राफ पेपर पे बन जाता था, लेकिन इन दोनों चीजों को करने के लिए, मतलब ग्राफ को लीनियर बनाने के लिए और
बहुत ही लार्ज फ्रीक्वेंसी के रेंज पे भी क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या फेज होगा, इसको दिखाने के लिए एचडब्ल्यू बोर्डे ने यूज किया सेमी लॉग पेपर, नेचुरल ग्राफ पेपर नहीं, सेमी लॉग पेपर, ठीक है। और उसको यूज करके उन्होंने किया। अब सेमी लॉग पेपर क्या होता है और क्यों उन्होंने यूज किया वो सब हम लोग देखेंगे, लेकिन बेसिकली जो बोर्डे प्लॉट का जो डिफरेंस है विद अदर प्लॉट्स यही दो है। एक तो ग्राफ आपको लीनियर मिलता है ना, इजियर टू प्लॉट भी है, और स्टेबिलिटी तो वहां भी पता चलती थी, यहाँ भी पता चलेगा। उसके साथ साथ बहुत ही लार्ज फ्रीक्वेंसी के रेंज को आप दिखा सकते हैं, किसी भी फ्रीक्वेंसी पर क्या मैग्नीट्यूड होगा ये पता कर सकते हैं। गेन मार्जिन यहाँ भी निकलता है, फेज मार्जिन यहाँ भी निकलता है। हम लोग सबसे पहले बोर्डे प्लॉट बनाना सीखेंगे और उसके बाद हम लोग ये प्रेडिक्ट करेंगे या पता करेंगे इससे स्टेबिलिटी कैसे पता की जाती है। एसबीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बोर्डे प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिनिमम 6 नंबर का एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है ना। तो और बहुत आसान है, बहुत हार्ड नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान है। आप जब समझ जाएंगे तो आप इसको आसानी से बनाएंगे, हाँ, और आसानी से 6 नंबर कम टाइम में आपको आ जाएगा। दूसरी बात, इसके लिए आपको एग्जाम में कोई सेमी लॉग पेपर मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि सेमी लॉग पेपर मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा नहीं। आपको अपने एग्जामिनेशन की कॉपी पर ही बनाना होगा, लेकिन सेमी लॉग पेपर क्या है और क्यों यूज करता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको देखिए कैसे होता है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि सेमी लॉग पेपर होता क्या है, हाँ, और उसके बाद समझेंगे कि सेमी लॉग पेपर का आखिरकार एचडब्ल्यू बोर्डे ने इस प्लॉट को बनाने में यूज क्यों किया। देखिए सेमी लॉग पेपर एक हमारे जो ग्राफ पेपर है उसी के जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो नेचुरल ग्राफ पेपर है उसमें एक्स एक्सिस, ये भी 2 डायमेंशनल ये है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। नॉर्मल ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक ही जैसे होते हैं। एक ही जैसे कहने का मतलब क्या है कि हर 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस एक ही होता है। जैसे अगर नॉर्मल ग्राफ पेपर बनाएं तो वो कुछ इस तरह का होगा, है ना। ये सपोज इस तरह का अगर है, अगर ये 0 है तो 1 2 3 4, और इतने ही दूरी पर इधर भी 1 2 3 1 2 3। ये नेचुरल नॉर्मल ग्राफ पेपर है। इसमें हर एक इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1, इसके बीच का 1, इसके बीच का 1, इसके बीच का 1, यहाँ 1 1 1 1 इस तरह से, ठीक है। लेकिन जो सेमी लॉग पेपर है उसमें क्या है, सेमी लॉग मतलब आधा लॉग। इसमें क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में से कोई भी एक एक्सिस, हम लोग यहाँ पर वाई एक्सिस लेकर के चलेंगे, लेकिन उसी को आप ऐसे पलट दीजिएगा तो एक्स एक्सिस हो जाएगा। इसलिए दोनों में से कोई एक एक्सिस जो होता है वो नॉर्मल ग्राफ पेपर के जैसा होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये सेमी लॉग पेपर हम बनाए आपको, यहाँ पे देखिए ये वाई एक्सिस के ये गैप डिफरेंस कितना है, 1 माइनस जो भी होगा 0 1 होगा, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1 4 माइनस, मतलब जितना गैप इसके बीच का उतना ही इसके बीच का उतना ही, ये तो ठीक है। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस भी सेम, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, सिमिलर। लेकिन एक एक्सिस जो होगा वो तो नेचुरल ग्राफ पेपर के जैसा होगा, जो कि हम लोग देख रहे हैं वाई एक्सिस है। लेकिन दूसरा जो एक्सिस होगा, जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस, वो नेचुरल ग्राफ जैसा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर भी आप देखिए, ये तो नॉर्मल पॉइंट है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो 1 है। जितना डिस्टेंस ये है उतने ही डिस्टेंस पर आपको अगला लाइन नहीं, अगला एक पॉइंट मिलेगा, उतने ही डिस्टेंस पर अगला जो पॉइंट होगा, मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ना, और अगर इसको हमने 1 लिखा है, इतने ही दूर पर जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यू 2 नहीं होगी, उसकी वैल्यू होगी 10, ठीक है। सिमिलरली उतने ही दूरी पर अगला जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यू होगी 10 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये 1, अगर मान लीजिए 1 नहीं आप 2 ले, मतलब मान लो यहाँ 1 है ना, तो यहाँ अगर सपोज समथिंग 2 है तो फिर उतने ही दूरी पर कितना मिलेगा 20, उतने ही दूरी पर फिर 200, इस तरह से। तो आप अभी 20 200 मत देखिए, ऐसे देखिए कि ये जितना दूरी 0 और 1 के बीच में है
एक्चुअली 0 है नहीं, लेकिन अभी हम आपको बोल रहे हैं जितना दूरी 0 और 1 के बीच में है उतनी ही दूरी होगी 1 और 10 के बीच में, फिर उतनी ही दूरी होगी 10 और 100 के बीच में, उतनी ही दूरी होगी 100 और 1000 के बीच में। देखिए क्यों? क्योंकि ये नेचुरल ग्राफ पेपर नहीं है, ये लॉग पेपर है। नेचुरल ग्राफ पेपर में 3 - 2 1 होगा, 4 - 3 1 होगा, 5 - 4 1 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? देखिए 10 - 1 कितना होगा? 9, 100 - 10 90, 1000 - 100 900। तो ये डिफरेंस तो मतलब ये डिस्टेंस तो सेम है, जितना मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। क्यों नहीं है सेम? क्योंकि ये एक्सिस लॉग एक्सिस है, ये लॉग स्केल है, और लॉग स्केल के हिसाब से देखिए तो सही है। कैसे? आप देखिए दिस माइनस दिस, तो 10 - 1 करें तो 9 होगा, और 100 - 10 करें तो 90 होगा। इसका डिफरेंस 9 है, इसका डिफरेंस 90 है। नॉर्मल में तो इक्वल होना चाहिए, 1 तो 1 इस तरह से, लेकिन आप देखिए तो लॉग के टर्म्स में सही है। कैसे? इस दोनों का डिफरेंस देखिए, लॉग 10 माइनस log 1 कितना होगा? log 10 होता है 1 और log 1 होता है 0, तो ये कितना होगा? 1। अब सिमिलरली इसके और इसके बीच का देखिए, log 10 स्क्वायर माइनस log 10, तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। सिमिलरली इसके और इसके बीच का देखिए, log 10 क्यूब माइनस log 10 स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, सबकी दूरी तो सेम है, लेकिन वैल्यूज में डिफरेंस है। लेकिन लॉग के टर्म्स में अगर देखें तो डिफरेंस क्या है? सेम है, ठीक है ना? या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम y एक्सिस में देखें तो दिस y2 माइनस y1, ये y2 मान और ये y1 है ना, तो y2 माइनस y1 इक्वल टू, अब इसको मान लो y0, इसको मान लो y1 डैश, इस तरह से, तो y2 माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y0। लेकिन x एक्सिस में अगर देखें, x एक्सिस में क्या है? अगर ये सपोज x2 है, ये x1 है, ये x0 है, तो log x2 माइनस log x1 इक्वल टू log x1 माइनस log x1। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, log x2 बाई x1 इक्वल टू log x1 बाई x0, log से log करिए, यानी x2 बाई x1 इक्वल टू x1 बाई x0। x2 बाई जो भी है, x2 बाई x1 इक्वल टू x1 बाई x0, और ये कितना के बराबर होगा? 1/10, 0.1, मतलब दोनों के बीच का रेशियो कितना है? 10 का रेशियो। 10/1 कितना होगा? 10, 10 स्क्वायर बाई 10 कितना होगा? 10। तो डिफरेंस तो अलग अलग है, इसके बीच का 9 है, इसका 900 है, इसका और कुछ होगा, लेकिन रेशियो क्या है? सेम है। दिस बाय दिस कितना होगा? 10, दिस बाय दिस 10, दिस बाय दिस 10। इसीलिए क्योंकि रेशियो इसके, आप ये तो समझ गए ना कि ये लॉग स्केल में है, क्योंकि डिफरेंस दो के बीच का सेम है, लिनियरली नहीं, लॉग के टर्म्स में। और दूसरी बात कि रेशियो वाइज सब सेम है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, और चूंकि रेशियो इनका क्या है? 10 का है, इसीलिए इस दूरी को कभी कभी डिकेड भी कहा जाता है। डिकेड मतलब क्या? दशक, है ना? दिस बाय दिस कितना होता है? 10, दिस बाय दिस 10, इस दूरी को डिकेड भी कहा जाता है। अब देखिए जरा, अगर हम इस पॉइंट को 0 लें तो क्या ये इस चीज को सेटिस्फाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप 0 लेंगे तो होना तो ये चाहिए, हम देख रहे हैं कि लॉग के टर्म्स में डिफरेंस 1 है, तो होना ये चाहिए कि log 1 माइनस log 0 इक्वल टू 1, बट log 0 इज नॉट डिफाइंड एंड log 1 इज 0, होगा नहीं। इसलिए सेमी लॉग पेपर में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये 0.1 कहलाता है, 0.1, ठीक है ना?
0.1 कहलाता है एक्स एक्सिस के लिए, मतलब समझिए कि ये पॉइंट मतलब 0.1, ठीक है, लेकिन वाई एक्सिस के लिए ये पॉइंट कितना है, 0 है। अब समझेंगे हम लोग इस चीज को, आप घबराइए नहीं। अब बस इतना समझिए कि ये लॉग स्केल में ये जो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, इसको हम लोग 0 नहीं लेते हैं, क्योंकि log 0 डिफाइंड नहीं है। अगर यहाँ log 0.1 लेंगे तो ये इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। कैसे? आप इसको 0.1 लेके देख लीजिए, log 1 माइनस log 0.1, देखिए क्या होता है, log 1 माइनस log 0.1 को 10 to the power -1 भी लिख सकते हैं ना, हो जाएगा 0 और माइनस ऑफ -1 इक्वल टू 1, है कि नहीं? तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 0.1 लेते हैं और इधर लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपको सेमी लॉग पेपर। अब देखेंगे क्यों इस पेपर का यूज किया। लेकिन देखिए बोडे प्लॉट भी बेसिकली क्या है, इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे जो नाइक्विस्ट में करते थे, थोड़ा सा डिफरेंट है। नाइक्विस्ट में भी क्या करते थे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड निकालते थे, फेज निकालते थे और फिर प्लॉट करते थे। यहाँ पर भी, लेकिन उसमें क्या था कि वो दोनों ही चीजें, मैग्नीट्यूड और फेज, दोनों को हम लोग एक साथ लेकर के ही प्लॉट करते जाते थे, है ना। आपको याद होगा कि इस तरह से करते थे। तो मान लीजिए मैग्नीट्यूड आया कुछ वैल्यू और एंगल कुछ है, तो ये एक पॉइंट बन गया, फिर ये कोई बन गया, तो ये इस तरह से ऐसे चला या किसी तरह से ऐसे चला। यहाँ पर भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड और फेज ये सब की बात होगी, लेकिन यहाँ पे एक ही प्लॉट में मैग्नीट्यूड और फेज दोनों को नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि मैग्नीट्यूड का प्लॉट अलग बनेगा फ्रीक्वेंसी के साथ और फेज का प्लॉट अलग बनेगा फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। मैग्नीट्यूड का प्लॉट अलग बनेगा और फेज का प्लॉट अलग बनेगा, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कैसे क्या होगा। अच्छा, उससे पहले हम आपको ये बता दें कि हाँ ठीक है, उसी में हम आपको ये भी बता देंगे कि क्यों ये लॉग टेबल का, आखिर एच.डब्ल्यू. बोडे ने लॉग टेबल का यूज क्यों किया। तो आइए अब हम लोग ये आप समझ गए कि ये दूरी डिकेड है, ये जो स्केल है ये लॉग स्केल है। लॉग स्केल कैसे है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, लेकिन किसके टर्म्स में, लॉग के टर्म्स में, और इनका रेशियो सेम है जो कि बराबर है 10 के, इसलिए इस डिस्टेंस को डिकेड कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बोडे प्लॉट सीखते हैं, ताकि बोडे प्लॉट बनता कैसे है। देखिए बोडे प्लॉट जो है वो दो प्लॉट का कॉम्बिनेशन है। एक है बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट, जैसे कि हम लोग नाइक्विस्ट वगैरह में भी मैग्नीट्यूड और फेज दोनों को लेकर के बनाते थे, वैसे बोडे में भी एक प्लॉट बनेगा बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट और दूसरा बनेगा बोडे फेज प्लॉट। ऊपर में हम लोग बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाते हैं और नीचे में बोडे फेज प्लॉट बनाते हैं। कैसे, वी विल सी। लेकिन देखिए जो ऊपर वाला जो प्लॉट होता है, पहला जो प्लॉट होता है वो होता है बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट, BMP। ये प्लॉट कैसा है, मैग्नीट्यूड वर्सेस ओमेगा इन लॉग स्केल। एक्चुअली ये प्लॉट किसके किसके बीच का है, मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच का। लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी, ये तो नहीं बताया फ्रीक्वेंसी, लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि एक एक्सिस लीनियर होगी और एक एक्सिस लॉग स्केल में होगी, सेमी लॉग पेपर में। तो लॉग स्केल में कौन सा, मतलब कि जो BMP बनेगा वो मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनेगा। तो कौन सा टर्म या कौन सा, है ना, वाई एक्सिस पे कौन सा होगा और लॉग स्केल पे कौन सा होगा। तो मैग्नीट्यूड वाला जो पार्ट है वो लीनियर स्केल पे होगा वाई एक्सिस पर, और फ्रीक्वेंसी जो होगा इन लॉग स्केल। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एक्स एक्सिस पर लेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पर लेंगे और जो आपका मैग्नीट्यूड है उसको वाई एक्सिस पर लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, तो वो हम लोग को पता ही है, मैग्नीट्यूड होता है मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ जीजे ओमेगा एच ओमेगा वर्सेस ओमेगा। लेकिन चूंकि ओमेगा लॉग स्केल में है, इसलिए जो मैग्नीट्यूड है उसको भी हम लोग यहाँ पे BMP जब प्लॉट करेंगे तो मैग्नीट्यूड को
लीनियर नहीं लेंगे। लीनियर मतलब हमने पढ़ा था कि गेन मार्जिन निकालने में लास्ट में कि एक तो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड जी ओमेगा एच ओमेगा, लेकिन डेसिबल में जो कि लॉग के टर्म्स में होता है वो ये होता है 20 लॉग मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा एच ओमेगा, और इसको नाम दिया गया है एम डी बी। एम मतलब मैग्नीट्यूड, डीबी मतलब डेसिबल, मतलब मैग्नीट्यूड इन डेसिबल, मैग्नीट्यूड इन डेसिबल। क्यों हम लोग यहाँ पे डेसिबल में निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि जो हमारा स्केल है, अब मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? ओमेगा पर, और ओमेगा का स्केल यहाँ क्या है? लॉगरिथमिक स्केल में है कि नहीं? इसलिए जो मैग्नीट्यूड निकलेगा बॉडी प्लॉट का, जो बॉडी प्लॉट का, ये बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट का जो हम लोग बीएमपी बनाएंगे, उसमें किसके किसके बीच का होगा? 20 लॉग मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा एच ओमेगा वर्सेस ओमेगा। ठीक है, तो बीएमपी किसके किसके बीच का हुआ? ओमेगा और 20 लॉग मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा एच ओमेगा के बीच में क्या बनेगा? बीएमपी। समझ में आ गई बात? देखेंगे हम लोग बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और इसके नीचे मतलब एक्स स्केल तो वही रहता है, ऊपर में बनता है बीएमपी, और उसी के नीचे हम लोग बनाते हैं बोडे फेज प्लॉट, बीपीपी। और बोडे फेज प्लॉट में क्या है कि बोडे फेज प्लॉट में ये बनता है एंगल जी ओमेगा एच ओमेगा वर्सेस ओमेगा, है ना? जी ओमेगा एच ओमेगा का जो एंगल है वो एंगल वर्सेस ओमेगा। एंगल कैसे निकलेगा? हम लोग निकाल चुके हैं एंगल कैसे निकलता है। अगर एंगल ओमेगा पे डिपेंड करेगा तो ओमेगा की अलग अलग वैल्यू के लिए एंगल अलग अलग होंगे, नहीं डिपेंड करेगा तो कांस्टेंट होगा, जो भी होगा हम लोग देखेंगे। लेकिन बीएमपी है 20 लॉग मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा एच ओमेगा वर्सेस ओमेगा, और बीपीपी है एंगल जी ओमेगा एच ओमेगा वर्सेस ओमेगा। करेक्ट? तो ये बीएमपी और बीपीपी है। अब हम लोग एक एक करके कुछ एग्जांपल्स लेते चलेंगे और उससे आप लोग को बीएमपी बीपीपी बनाना और बॉडे प्लॉट बनाना आप सीखेंगे। देखिए, एक चीज इसको हम बनाए उससे पहले एक चीज आपको बताना वो छूट गया कि देखिए, जो स्टार्टिंग में हम आपको कहे कि लॉग सेमी लॉग पेपर पे बनाने से क्या फायदा है, उससे भी पहले हम आपको कहे कि बॉडे प्लॉट अदर प्लॉट से डिफरेंट इस सेंस में है कि ये प्लॉट हम लोग लिनियरली बनाते हैं, है ना? तो लिनियरली बनाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर कुछ कांस्टेंट है तो c, नहीं तो y इक्वल टू एम एक्स इस तरह से होता है। तो अगर ग्राफ को लिनियर बनाना है, ग्राफ किसके किसके बीच में? मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ग्राफ को अगर लिनियर बनाना है यानी कि मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो रिलेशन है उसको लिनियर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस मतलब बेसिक बात ये थी कि ग्राफ को लिनियर बनाना है, उसके लिए लोगों ने लॉग पेपर का यूज किया। ऐसा नहीं है कि लॉग पेपर का यूज, दोनों चीज सेम ही है, लेकिन शुरुआत में सोच ये थी कि हमको ग्राफ को स्ट्रेट करना है। तो स्ट्रेट कैसे होगा? तो स्ट्रेट होने के लिए लाइन का जो इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, उसको सेटिस्फाई होना चाहिए, जो कि होता है y इक्वल टू एम एक्स। अब अगर y पे हम मैग्नीट्यूड को रखें, है ना, और फ्रीक्वेंसी को x पे रखें, तो दोनों के बीच का रिलेशन ऐसा होना चाहिए जो कि y इक्वल टू एम एक्स के जैसा हो, तब ऑटोमेटिकली ग्राफ कैसा हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, पहले भी हम लिख चुके हैं एमडीबी। एमडीबी जो है, जो कि हमने y एक्सिस पर रखा है, इसको हम लोग कह सकते हैं y इक्वल टू 20 को कह सकते हैं m, और ये जो पूरा का पूरा x का फंक्शन है नहीं, ओमेगा के टर्म्स में log x y इक्वल टू एम एक्स। y इक्वल टू एम एक्स होगा तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा। अब x जो है, x आपका फ्रीक्वेंसी है, तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लाने के लिए इसको लॉगरिथमिक के फॉर्म में लिया गया, है ना, लॉग के फॉर्म में लिया गया, क्योंकि लॉग के फॉर्म में लेने से ये पूरा y इक्वल टू एम एक्स है, ये तो ये हो गया, ये पूरा का पूरा क्या, लॉग, ये पूरा का पूरा x का फंक्शन बन गया, है ना। तो लॉग पेपर पे लेने से इसलिए भी लिया गया ताकि हमको एक स्ट्रेट लाइन मिले, एक बात। दूसरी बात,
आप देखिए यहाँ पे लॉग स्केल में लेने से हम लोगों को जो ये प्लॉट मिलेगा वो ओमेगा की वैल्यू 0.1 से लेकर के ओमेगा की वैल्यू 10⁵ तक काम कर सकते हैं। या इवन अगर ये पेपर बड़ा हो तो और भी हायर वैल्यू के ओमेगा पे भी हम लोग बीएम मैग्नीट्यूड की वैल्यू और फेज की वैल्यू पता कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? 0.1 से लेकर के बहुत हाई तक कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल ग्राफ पेपर यूज करें तो उसमें 10⁵ का पॉइंट पाने के लिए आपको कितना बड़ा ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा, आप सोच के देखिए। 10⁵ पॉइंट पाने के लिए ग्राफ पेपर का लेंथ यहां से समस्तीपुर ज्यादा हो गया, बट काफी बड़ा पेपर लेना पड़ेगा। जबकि लॉग के स्केल में, लॉग के टर्म्स में लें तो देखिए पहला होता है 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10⁴, काफी कॉम्पैक्ट में हो गया। तो काफी कम जगह में लार्ज वैल्यूज, लार्ज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो ये जो दो एडवांटेजेस थे सेमी लॉग पेपर को यूज करने के। खैर आइए, हमने जो पहला फंक्शन लिया है आपको समझाने के लिए वो है सिंपल एक कांस्टेंट। अगर GSHS इक्वल टू k है सिंपल, तो इसका बोडे प्लॉट कैसा बनेगा, ठीक है। जैसा मैंने आपको कहा कि बोडे प्लॉट दो प्लॉट से बनता है, एक होता है BMP बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट और एक होता है BPP बोडे फेज प्लॉट। BMP आप देखिए MDB और ओमेगा के बीच में है, यहाँ पर ओमेगा लॉग स्केल में है, और BPP जो है बोडे फेज प्लॉट वो फाई जो कि एंगल GG ओमेगा HG ओमेगा है उसके और ओमेगा के बीच में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिए देखें तो ये जो पॉइंट है ये 0.1 है, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए देखें तो ये जो लाइन है ये 0 dB का लाइन है, और इसके ऊपर 10 dB, 20 dB, 30 dB, 40 dB है, नीचे -10 dB, -20 dB, -30 dB है, और ये बीच का जो लाइन है वो 0 dB के मैग्नीट्यूड को बता रहा है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट 0.1 फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। नीचे आए फेज पर तो ये जो बीच वाला लाइन है ये 0 डिग्री एंगल को बता रहा है, और ऊपर में 40, 45, 90 जो भी होगा, और नीचे में उस तरह से। तो आइए देखिए, प्रोसेस बहुत आसान है। GSHS इक्वल टू k हो गया तो GG ओमेगा HG ओमेगा इक्वल टू k हो गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ GG ओमेगा HG ओमेगा इक्वल टू k, इसमें तो कुछ भी नहीं, k ही होगा। तो MDB क्या होता है? 20 log मैग्नीट्यूड ऑफ GG ओमेगा HG ओमेगा। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? ये वैल्यू तो k है तो ये हो जाएगा 20 log k। अब देखिए ये MDB है, क्या इसमें कोई ओमेगा का टर्म आया? क्या ये ओमेगा पे डिपेंड कर रहे हैं? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। तो 20 log k की वैल्यू जो भी होगी वो तो k पे डिपेंड करेगा। k की वैल्यू क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है ना। तो इफ मतलब मैंने तो जनरल एक k लेकर के बताया, जनरल कोई भी k ले लिया, लेकिन इफ अब ये मैग्नीट्यूड है, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। इफ k इज इक्वल टू 1, अगर k 1 के बराबर होगा तो MDB कितना होगा? 20 log 1 जो कि कितना होगा? 0। यानी कि अगर ये k इक्वल टू 1 है तो जो आपको BMP बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। 0 मैग्नीट्यूड मतलब इसको, ये किसके लिए है? k इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है ना। और इफ k इक्वल टू 1 आप देख लीजिए, MDB इक्वल टू 0। इफ k इज ग्रेटर देन 1, अगर k ग्रेटर देन 1 है तो MDB इज ग्रेटर देन 0। अगर मान लीजिए k की वैल्यू 10 है, ग्रेटर देन 1 10 है, तो log 10 कितना होगा? 1, ठीक है ना। log 10 1 होगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी? 20 log 10, मतलब कि 20 log 10 मतलब ये 1 हो जाएगा 20। तो और स्ट्रेट लाइन होगा ना, क्योंकि ओमेगा की हर वैल्यू ओमेगा की इससे इंडिपेंडेंट है। तो ये हम बना रहे हैं आपको, ये किसके लिए है? फॉर k इक्वल टू 10। k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो सारा ऊपर ही बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन लॉग में जितना हो, 2 होगा तो कुछ और होगा, 3 होगा तो कुछ और होगा। और एंड इफ k इज बिटवीन 0 एंड 1, 1 से कम, 0 से कम तो नहीं हो सकता,
0 और 1 के बीच में अगर है तो एमडीवी क्या होगा। सपोज हम लोग ले लें k की वैल्यू को 0.1 ले लें सपोज, तो 20 log 10 to the power -1, यहाँ पर कितना रखेंगे 0. k की जगह अगर हम 0.1 ले रहे हैं तो यहाँ पे 0.1 रखेंगे, उसको 10 to the power -1 भी लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा -20 log 10, तो log 10 1 -20 k इक्वल टू 0.1, ऐसा बन जाएगा। समझ आ रही बात। तो सिंपल क्या करना है कि आपको जीएसएचएस दिया रहेगा, वहां से आप जीजे ओमेगा एच ओमेगा निकालिए, ठीक है, और जीजे ओमेगा एच ओमेगा निकालने के बाद फिर आप उस वहां पर एमडीबी निकाल लीजिए 20 लॉग उसका मैग्नीट्यूड लेकर के, और फिर 0.1 पे क्या होगा वैल्यू ओमेगा के 0.1 वैल्यू पे कहां होगा 0.1 पे कहां होगा 10 पे कहां होगा 10 स्क्वायर पे कहां होगा, थोड़ा 3-4 वैल्यू को करके पॉइंट टू पॉइंट करके उसके बाद जब आप करेंगे तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्म आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आते हैं जरा देखते हैं बोडे फेज प्लॉट। ठीक है, तो यहां जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो यहां पर आप लिख देंगे कैलकुलेशन फॉर बीएमपी। ये जो कैलकुलेशन था ये किसके लिए था, बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए। अब आइए करते हैं कैलकुलेशन फॉर बीपीपी। बीपीपी बोडे फेज प्लॉट, कैलकुलेशन फॉर बीपीपी। इसके लिए अगर हम फाई निकालें, फाई क्या होगा इसका 0 डिग्री, कोई एंगल ही नहीं है, नथिंग, 0 डिग्री है ना। और ये बताइए अगर k की वैल्यू, जैसे इसमें तो k इक्वल टू 1 पर 0 हुआ मैग्नीट्यूड, 10 पे ऊपर गया, 0.1 पे नीचे गया, लेकिन एंगल के टर्म से बात करें तो यहाँ पे 10 हो या 1 हो या 0.1 हो, क्या एंगल को कोई फर्क पड़ता है, एंगल कितना रहेगा 0 डिग्री ही रहेगा। यानी कि एंगल जो है या बीपीपी जो है वो कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड से आपका बीपीपी इंडिपेंडेंट है, और इसका वैल्यू कितना है 0 डिग्री, कांस्टेंट के लिए ये कितना है 0 डिग्री। समझ में आ गई बात। तो ये कंप्लीट, ये जो आपका बन गया ये हो गया बोडे प्लॉट फॉर कांस्टेंट के या जो भी कांस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जिसका हम लोग बोडे प्लॉट निकाल रहे हैं उसको इंटीग्रल फैक्टर कहते हैं। इंटीग्रल फैक्टर क्यों कहते हैं, ये क्या है 1/s, समझ में आ रहा होगा आपको। लैप्लेस में 1/s को इंटीग्रल फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप पता होगा आपको। तो जीएसएचएस इक्वल टू, या छोड़िए इंटीग्रल फैक्टर, जीएसएचएस हमको है 1/s, मतलब 1 पोल एट ओरिजिन। सिस्टम सिंपल है, एक पोल ओरिजिन पर है। अभी हम लोग एक पोल ले रहे हैं, बाद में इसको जनरलाइज करेंगे n पोल के लिए। तो अगर एक पोल ओरिजिन पर है, बीएमपी के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। जीजे ओमेगा एच ओमेगा हो जाएगा 1/j ओमेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जीजे ओमेगा एच ओमेगा हो जाएगा 1/ओमेगा। एमडीबी निकालना है तो 20 log 1/ओमेगा, ब्रेक करें इसको तो 20 log 1 माइनस 20 log ओमेगा होगा। log 1 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या -20 log ओमेगा। अब हम लोग जो ये एमडीबी आया -20 log ओमेगा, ये ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है ना, पिछले के जैसा के नहीं है, ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पहले ओमेगा इक्वल टू 0.1 पे इसकी वैल्यू को निकाला। तो अगर आप यहाँ 0.1 रखेंगे -20 log 0.1 तो वो आएगा 20। अब करके देख सकते हैं, यहाँ पर जब आप 1 रखेंगे ओमेगा इक्वल टू 1 के लिए तो आएगा 0। आइए करते भी चलते हैं और मार्क भी करते चलते हैं। तो 0.1 पे वैल्यू कितनी है 20, मतलब 0.1 पे वैल्यू कितनी है, दिस इज यहाँ पे है ना। तो 0.1 पे आपका ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है, 1 पे 0, फिर 10 पे -20, ये 10 है, तो ये 10 पर ये कुछ यहां बनेगा, ठीक है।
नेक्स्ट 100 पर -40, तो और नीचे यहाँ पर अगर हम -40 भी ले लें, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का। और अगर आप इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो यहां पर तो आपको थोड़ा सा ये हल्का सा बेंड वगैरह हुआ, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली करेक्ट पैरामीटर्स के साथ मिलाएंगे तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ये बीएमपी बन गया हो, लेकिन इतना ही नहीं हुआ, अभी इसमें एक काम और करना होता है। अगर आपको ये जो लाइन बना इसका आपको स्लोप बताना होगा, इसका स्लोप बताना होगा, ठीक है। स्लोप तो आप यहाँ से भी देख रहे हैं -20 है स्लोप, लेकिन फिर भी स्लोप हम लोग जानते हैं, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि स्लोप होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो देखिए यहाँ x2 - x1 ये जो है ना, इसके बीच के डिफरेंस को हमने क्या नाम दिया है, डिकेड। इसके बीच के डिफरेंस को क्या नाम दिया है, डिकेड। तो ये आपको जब स्लोप निकालना हो तो आप y2 - y1 कीजिए डिवाइडेड बाय डिकेड लिखिए, बाय डिकेड। तो y2 - y1 किसी भी दो पॉइंट के बीच, अगर आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है ना, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में y2 - y1 कर लीजिए, वही आपका स्लोप है। जैसे अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में बात करें तो y2 ये y1 है, स्टार्ट हुआ, ये y2 होगा, ये y3 ये y4 इस तरह से होगा। तो फाइनल पॉइंट y2 मतलब क्या है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। आप चाहे तो इसके और इसके बीच भी कर सकते हैं, मतलब जो भी है, ठीक है। तो जैसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर देखें, किसी दो पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच पर डिकेड हमको निकालना है कि एक डिकेड में कितना ये हुआ। अगर आप इसके और इसके बीच में देखेंगे तो इस बीच में कितना डिकेड हो गया, 3 डिकेड हो गया, है ना। इसकी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसलिए आप स्टार्टिंग पॉइंट और अगला पॉइंट इन दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो पर डिकेड का आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे फाइनल वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। इन दोनों के बीच हम देख रहे हैं, एक डिकेड में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 0 माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है, 20 बाय डिकेड। तो स्लोप कितना हो जाएगा, -20 dB पर डिकेड। देखिए यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में आपको इतना करके समझाया है, आपको ये सारा चीज रफ में करना है, ठीक है। ये सारा चीज यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे इतना गंदगी नहीं फैलानी, ठीक है। सिंपल आपको देखना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, एक डिकेड में देखना है आपको। अगर आप यहाँ भी इन दोनों के बीच में एक डिकेड में देखिए, इसके और इसके बीच में, तो ये जो फाइनल पॉइंट इसकी वैल्यू कितनी है, -20, और यहाँ पे कितना है, 0। तो फिर से क्या होगा, -20 - 0 यानी -20 dB पर डिकेड। तो ये स्लोप जो होगा इसका, आप इसको रफ वगैरह में करेंगे, लेकिन स्लोप इसका कितना है, -20 dB पर डिकेड। तो जब भी आप बनाएंगे बॉडी प्लॉट और स्ट्रेट लाइन आएगा तो आपको उसका स्लोप भी बताना है। समझ में आ गई बात। आइए बीपीपी देखते हैं। देखिए एंगल अगर देखें तो इसका एंगल कितना होगा, 1/s का, तो जी जो ओमेगा 1/j ओमेगा, इसका एंगल निकालेंगे तो सीधे कितना आएगा, ये ऊपर जाएगा, -90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल क्या ओमेगा पे डिपेंडेंट है इसमें, नहीं, एंगल सीधे सीधे क्या है, -90 डिग्री हर ओमेगा के लिए। तो इसलिए अगर हम इसका बीपीपी बनाएं तो ये -90 डिग्री और क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये इसका बीपीपी है, बीपीपी है, और ये बीएमपी है, दोनों मिला के क्या हो गया, बॉडी प्लॉट, ठीक है। अब देखिए एक और इसमें छोटा सा बात, अगर यहाँ पे n पोल्स होते ओरिजिन पर s टू द पावर n, तो क्या होता, पहले इसी में देख लीजिए, ये हो जाता j ओमेगा टू द पावर n, यानी j ओमेगा इंटू अप टू n, सब ऊपर जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -90 डिग्री इंटू n। अगर 2 रहता तो क्या होता, -90 -180। अगर n पोल है तो बीपीपी में क्या हो जाएगा, -90 डिग्री इंटू n, और बीएमपी में क्या हो जाएगा, बीएमपी में
देखिए एमडीबी अगर सिंपल देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा क्या हो जाएगा 1 बाई ओमेगा टू द पावर n। तो एमडीबी क्या हो जाएगा 20 log 1 बाई ओमेगा टू द पावर n, और ये हो जाएगा आपको 20 log 1 माइनस n इंटू 20 log ओमेगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, यानी -20 इंटू n log ओमेगा। ठीक है, तो अगर एक पोल है तो -20, दो पोल है तो -40 से स्टार्ट होगा। ध्यान से समझिए इस बात को। अगर एक पोल है 0.1 तो ओमेगा इक्वल टू 0.1 पर तो ये प्लस हो जाएगा 20, जैसे भी हमने देखा ना जब सिंगल पोल था तो स्टार्ट कहाँ से हुआ 20 से। ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर सिंगल पोल है ओरिजिन पर तो ग्राफ जो है VNP का वो आपका स्टार्ट होगा +20 से। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 1 पे 0 होगा और उसके बाद आगे -20 dB पर डिकेड के स्लोप से बढ़ता चला जाएगा। ठीक, अगर दो पोल होंगे ओरिजिन पर, तो यही BMP स्टार्ट होगा 40 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 40 से स्टार्ट होगा। और ओमेगा इक्वल टू 1 पर तो इसको भी 0 होना है, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 0 होगा। तो उस केस में स्लोप कितना होगा? ओमेगा इक्वल टू 0.1 पे स्टार्ट हुआ कहां से 40 से, ओमेगा इक्वल टू 1 पे एंड कहां हुआ 0 हो गया। तो स्लोप कितना होगा? स्लोप उस केस में हो जाएगा आपको स्लोप इक्वल टू -20 NdB पर डिकेड। स्लोप भी इसी तरह से -40 हो जाएगा स्लोप, क्योंकि 0.1 पे 40 और 1 पे 0। ठीक है, तो n पोल्स अगर ओरिजिन पर हैं तो ग्राफ स्टार्ट होता है 20n से और उसके बाद घटता जाता है आपको -20 NdB पर डिकेड से। ठीक है, और जो आपका BPP है उसकी वैल्यू होती है -90 डिग्री इंटू n, और वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होकर के कॉन्स्टेंटली चलता जाता है। ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि आप नेक्स्ट ड्रॉ करके रखेंगे डिफरेंशियल फैक्टर को, मतलब GSHS इक्वल टू s टू द पावर n। पहले s का निकाल लीजिएगा, फिर s टू द पावर n का निकाल के रखिएगा, तो उसके बाद हम लोग इसको देख लेंगे और उसके बाद फिर अलग अलग पोल्स के लिए क्या किस तरह से होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो आज अभी यही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बॉडी प्लॉट को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक, थैंक यू।